बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको न्यूज़ कैफ़े में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का और इस हफ्ते का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इन मौजूदा दिनों में पूरी दुनिया एक मतलब अजीब सी सूरत हाल में कोरोना वायरस ने एक ऐसे मुश्किल वक्त को पैदा कर दिया है कि जिसका सामना तकरीबन सारी दुनिया में ही लोग कर रहे हैं। कहीं लॉकडाउन की सूरत हाल अभी भी मौजूद है और कहीं लॉकडाउन जो है वो ख़त्म हो चुका है, मगर फिर भी ज़िंदगी मामूल के मुताबिक शुरू नहीं हो सकी है। पाकिस्तान भी कोरोना वायरस की जंग लड़ रहा है, मगर इस कोरोना वायरस की जंग के साथ साथ एक जंग ऐसी भी है जो पाकिस्तान कई दहाइयों से मुसलसल लड़े जा रहा है, और वो है पोलियो की जंग। एक ऐसा वायरस, पोलियो का वायरस, जो तकरीबन पूरी दुनिया से ख़त्म हो चुका है मगर पाकिस्तान में आज भी मौजूद है, और इसकी वजह से हमें काफ़ी शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है कभी कभी कि हम बेहैसियत कौम अभी तक इसको ख़त्म क्यों नहीं कर पाए। आज हम इसी हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि आखिर ये वायरस क्या है और ये पाकिस्तान में क्यों ख़त्म नहीं हो रहा है, और इस वायरस के लग जाने से हमारी ज़िंदगी जो है कितनी मुश्किल में आ सकती है। इस तरह के बहुत सारे सवालात होंगे हमारे मेहमानों से। मेहमानों का मैं तारुफ करवाना चाहूँगा। सबसे पहले तारुफ करवाऊँगा, हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी डॉक्टर शख्सियत जो सितारा पाकिस्तान है, मोहतरमा डॉक्टर शबाना नाज साहिब। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे साथ जो दूसरी मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, आप एक सोशल वर्कर हैं, उसके साथ साथ एजुकेशनिस्ट हैं, और ख़ुसूसी अफराद के लिए आपकी बेशुमार खिदमात हैं। मोहतरमा सलमा बहादुर साहिबा, हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सलमा जी आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक माशाअल्लाह। अच्छा, पोलियो के हवाले से डॉक्टर साहिबा हम बात कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिर ये पोलियो अभी तक पाकिस्तान में क्यों है, और इस मतलब ये पोलियो है क्या? सबसे पहले तो ये बताइए आप हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत बड़ी बात है कि हम लोग अवेयरनेस पे बात कर रहे हैं। अगर ये सेशंस पहले इस तरह से हम लोग करते, क्योंकि सोशल मीडिया तो अब आया है रिसेंटली, तो उसमें लोगों ने इस पे एम्फसाइज करना शुरू किया, अवेयरनेस देना शुरू की। अगर इसी तरह से ये सेशंस हमेशा होते रहते, देखिए डिलीवर करने के तरीके होते हैं। अगर आप इसने मतलब किस तरह से आप प्रेजेंटेशन है, किस तरह आप डिलीवर कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें बड़े अट्रैक्टिव अंदाज में आप डिलीवर कर रहे होते हैं, तो लोग उसको सुनना भी पसंद करते हैं और लोग उस पर अमल भी करना पसंद करते हैं। तो पहले मेरा ख्याल है इतना ज़्यादा इस तरह से काम नहीं किया गया जितना अब किया जा रहा है। यही वजह है कि अब आप देखें, पाकिस्तान में 2019 में बता रहे थे 100 के करीब केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए थे। उसके बाद 20 में जो है वो आधे हो गए, और अब इस दफ़ा तो कह रहे हैं अब 2021 में जो रिपोर्ट है हमारे पाकिस्तान की, उसमें 1 या 2 केसेस जो हैं वो सिंध से रिपोर्ट हुए। तो इस तरह से आप देखिए ग्रेजुअली पाकिस्तान से भी कम हो रहा है। असल में ये जो बीमारी है इसको हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ है, एक वायरस के थ्रू होती है, और ये वायरस जो है कंटेमिनेशन, जैसे कंटेमिनेटेड कोई फूड आपने ले लिया, और ये जो वायरस है ये अटैक करता है आपके ग्रे मैटर ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी स्पाइनल कॉर्ड जो हमारा दिमाग और हराम मग़ज़ जिसे आप कहते हैं, उसका जो ग्रे मैटर है जो हमारे सेंसेस को कंट्रोल करता है, उस हिस्से पे जाके ये अटैक करता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से आपको पैरालिसिस होती है और मल्टीपल डिसऑर्डर्स होते हैं। अच्छा, ये है ये वायरस। तो सलमा बहादुर साहिबा, आप मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा करीब से इस वायरस को और इसके नुकसानात जो है वो आपने देखे। तो पाकिस्तान में मतलब ये जो कोशिशें हैं, इसको आप ज़रा बताइए कि क्या बेहतरी की तरफ हम लोग जा रहे हैं और किस अंदाज से जा रहे हैं, इस हवाले से थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। हाँ, मैं पहले थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि मैं 3 साल की थी जब मुझे पोलियो हुआ। अच्छा। तो इस पोलियो के साथ मैंने अपनी लाइफ जो है, अपनी स्टडी और फिर अपना मतलब जो मैंने मिशन चूज़ किया कि मुझे स्पेशल पर्सन्स के लिए काम करना है। तो मैं आज के दिन पे ख़ास तौर पे ये भी डिस्कस करना चाहूँगी कि अगर पोलियो हो जाता है ना, तो ये समझें कि एक लाइफ जो है वो कम्प्लीटली मुतासिर हो जाती है। तो उसको लेके चलना जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, क्योंकि माजूरी बहरहाल माजूरी है, और ये भी है कि पोलियो का अभी तक पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है।
जब पोलियो हो जाता है तो उसको आप रिहेबिलिटेशन उसके कर सकते हैं, उसके लिए कोई ऐसी ट्रीटमेंट नहीं है कि आप दोबारा से नॉर्मल हो जाएं। तो इस हवाले से अभी देखा जाए तो अल्लाह का शुक्र है कि जैसे अभी डॉक्टर साहबा ने भी कहा कि पोलियो के केस जो हैं वो काफ़ी कम हुए ना, मगर हमारी ख्वाहिश तो ये है ना कि अल्लाह करे एक दिन ऐसा आए कि हमारा पाकिस्तान जो है ये भी पोलियो फ्री हो जाए, ख़त्म हो जाए, पूरी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। मगर वजह मुझे जहाँ तक लगता है वो यही है कि जैसे डॉक्टर साहबा ने भी कहा कि अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है, और अगर अवेयरनेस है तो सम टाइम तो ऐसा भी होता है कि लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इन चीज़ों को मतलब रिफ्यूज़ करते हैं कि ये पोलियो वैक्सीन पता नहीं हमारे बच्चों के लिए क्या नुकसानदेह है, इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। स्पेशली आप दही इलाकों का देख लें तो वहाँ पे लोग ये अभी तक सोच बना के बैठे हैं ये पता नहीं फैमिली प्लानिंग करते हैं ड्रॉप्स पिलाने वाले। हाँ, अगर ड्रॉप पिला दिए तो हम बच्चे नहीं पैदा कर सकेंगे, और वो मतलब और भी पता नहीं क्या क्या जहन में ऐसे ख्यालात आते हैं। हालांकि अभी तो कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसके बारे में इस तरह के ख्यालात जी जी ये हमारा कौन देता है सलमा जी, तो कहाँ से आती हैं ये खबरें? खैर अच्छा डॉक्टर साहिबा जी, जैसे अभी सलमा जी ने बताया कि इनकी उम्र 3 साल थी जब इन्हें मतलब कि पोलियो वायरस का अटैक हुआ, तो क्या ये सिर्फ बच्चों पे ही ये वायरस हमला करता है? सिर्फ बच्चे ही इससे मुतासिर होते हैं या बड़े भी इससे मुतासिर हो सकते हैं? देखिए इसको इन्फेंटाइल पैरालिसिस भी कहते हैं। इन्फेंटाइल इन्फेंट्स में जो होती है, इन्फेंट्स के ऊपर ये अटैक करता है वायरस, क्योंकि उसकी रीज़न ये होती है उनका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है। इम्यून सिस्टम हमारा मदाफ़ती सिस्टम है, मतलब उनके ऊपर ये वायरस अटैक करता है, लेकिन जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है वो लोग बच जाते हैं, और इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही वैक्सीनेशन दी जाती है। अच्छा। और इसमें फिर मदर्स को कहा जाता है, जो हम लोग कहते हैं कि मदर्स को आप ब्रेस्ट फीड पे रखें बच्चों को, उसकी रीज़न भी यही होती है जब बच्चे मदर फीड पे होते हैं उनकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। इन केस अगर कंटेमिनेटेड फूड ले लेते हैं या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ये फैलता है, जैसे किसी ने खांसा इन्फेक्टेड पर्सन ने, या किसी ने छींका, या आपने कोई ऐसा पानी पी लिया जिसके अंदर ये वायरस मौजूद था, तो बहुत सारे लोग इसमें कंटेमिनेशन होती है। लेकिन जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है वो लोग बच जाते हैं, यानी वैक्सीनेशन की हुई होती है और उनका अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। लेकिन जो बच्चे वीक होते हैं, इम्यून सिस्टम वीक होता है, इसको इन्फेंटाइल पैरालिसिस ही कहते हैं कि ये बच्चों के ऊपर अटैक करता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये होती है कि कुछ लोगों में जब प्राइमरी जब ये करता है बच्चों के अंदर अटैक, तो उसके बाद बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि उन पर माइल्ड सा होता है और बच्चे ठीक हो जाते हैं, या थोड़ी बहुत इसकी साइन सिम्टम्स उस पर मौजूद होती हैं। लेकिन 15 से 20 साल 25-30 साल के बाद जब आप ओल्ड एज में आते हैं तो ये दोबारा से जो है उन पेशेंट्स में, ओल्ड पेशेंट्स में जो है इसके साइन सिम्टम्स अपेयर होते हैं। इसे कहते हैं पोस्ट पोलियो सिंड्रोम। ये बहुत कॉमन है और 50% लोगों में जो है ये पोस्ट पोलियो सिंड्रोम होती है। उसमें क्या है, जैसे ओल्ड पेशेंट में ऐसा होता है कि लोग ये सोचते हैं कि भी हमें थकान हो रही है, हमें कमज़ोरी हो रही है, वो लोग ये खुद से जो है यही अज्यूम कर लेते हैं कि हमें वीकनेस है, ओल्ड एज की वजह से एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं। लेकिन क्या है, उनकी कंडीशन डिटोरिएट होना शुरू हो जाती है, उनके मसल्स वेस्ट होना शुरू हो जाते हैं, और इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता वो सारी साइन सिम्टम जो पोलियो की जो अर्ली होती हैं वो उनके लेट स्टेज में आना शुरू। तो ये वायरस कई सालों से छुप के उनकी बॉडी में बैठा होता है या बाद में उसी वक्त उनकी बॉडी में आया होता है? नहीं, इस वायरस ने जब इनकी बॉडी में एंटर होता है जब बचपन में, तो ये उन टिश्यू, उन जो न्यूरॉन्स हैं उसको डैमेज कर चुका होता है। लेकिन उन जो न्यूरॉन डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि हमारे मसल्स में मल्टीपल न्यूरॉन्स होते हैं, मल्टीपल्स जो होते हैं जो नर्व्स के ज़रिए मैसेजेस दे रहे होते हैं, क्योंकि ये जो पोलियो है ये हमारे सेंसरी सिस्टम पे इफेक्ट करता है, उन सेंसेस पे जो मैसेजेस लेकर आते हैं। तो ये क्या करता है कि जो न्यूरॉन, क्योंकि बिलियन मिलियन ट्रिलियन जो है वो न्यूरॉन्स मौजूद हैं हमारी बॉडी में जो कि ब्रेन के मैसेंजर्स हैं, तो जो मसल है, एक मसल में कई जो है वो न्यूरॉन्स होते हैं। तो जब ये अटैक करता है उसमें से जो इफेक्टेड न्यूरॉन है, वो एक इफेक्टेड न्यूरॉन है सपोज, तो वो तो इफेक्टेड है, वो उस मसल को सप्लाई नहीं करा, लेकिन उसके जो सराउंडिंग्स के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो काम करते रहते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जैसे 25 साल बाद, 30 साल बाद, तो वो जो न्यूरॉन्स हैं वो या तो वीक हो जाते हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, या फिर वो खुद भी ख़त्म या डीजनरेट हो जाते हैं। तो उसकी वजह से जो है ये पूरा मसल जो काम कर रहा होता है वो मज़ीद वीक होता चला जाता है। सही। और इस सिचुएशन से बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है पोलियो के कतरे। जब हम अपने बच्चों को कतरे पिलाएं सॉरी। और इसी हवाले से मज़ीद मालूमात जो है वो अपने मेहमानों से हासिल करते रहेंगे। एक छोटे से वक्फे का वक्त है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।
जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शबाना साहिबा और सलमा बहादुर साहिबा। अपने इन मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से हम बात कर रहे हैं पोलियो के वायरस के हवाले से और इसकी वजूहात के हवाले से। सलमा बहादुर साहिबा, 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के हवाले से बार बार कहा जाता है, वो हर प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया जाता है, टीवी हो, अखबार हो, रेडियो हो, वैसे भी जहां डॉक्टर्स जो हैं बच्चों को देखते हैं, उनके पेरेंट्स को देखते हैं, कहते हैं इनके पोलियो कतरे आप पिलाएं। इतना सब कुछ कहने के बावजूद, सारा कुछ देखने के बावजूद वालिदैन पोलियो के कतरे अपने बच्चों को क्यों नहीं पिलाते हैं? ये एक बड़ी ट्रेजेडी है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जब बच्चा पैदा होता है उसके जो 5 साल है ना, उसके निशो-नुमा के लिए हर तरह से ही बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं ना। तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि उस दौरान बच्चे का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो किसी भी बैक्टीरिया से, वायरस से वो उसकी बॉडी जो है फाइट कर सके। और यही वजह कि पोलियो के ड्रॉप्स पे ज़्यादा इसीलिए ज़ोर दिया जाता है कि ये जो पोलियो वायरस है जो बच्चों में असरअंदाज होता है, तो इसका होता है कि पैदाइश से लेकर 5 साल तक की उम्र में पोलियो का जो बुखार है बच्चों को होता है। तो अगर बच्चों को वैक्सीनेशन हुई है तो वो उससे बच जाएंगे, क्योंकि वो फाइट कर सकती है उनकी बॉडी पोलियो के मुखालिफ। तो मेरा तो यही लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये दौरान जो है तो आप अपने बच्चों को लाजमी पोलियो के ड्रॉप्स पिलाएं। वो कोई भी आपके बच्चों के लिए नुकसानदेह नहीं है, बल्कि वो आपके बच्चों की लाइफ को सेफ करेंगे। और उम्र भर की माजूरी से अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सेफ रहें तो ये पोलियो ड्रॉप्स उनके लिए इतने ज़रूरी हैं जैसे हमारी लाइफ के लिए दूसरी चीज़ें हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कोरोना वायरस के हवाले से तो हमारे पास इतनी अवेयरनेस आज सबके पास है कि छींकने से, हाथ मिलाने से या मतलब इस तरह फिजिकल जो है टच से जो है एक वायरस जो है दूसरे जिस्म में जा सकता है। ये पोलियो का वायरस कैसे एक जिस्म से दूसरे जिस्म में जाता है और ये कैसे फैलता है, जरा इस बारे में बताइए। अच्छा, इसका ताल्लुक बहुत इससे है जो आपने मुझसे पूछा है ये कि ये क्यों नहीं लोग वैक्सीनेशन कराते। देखिए, मेजॉरिटी ऑफ केसेस आप देखें, ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि मतलब जो इंटीरियर है या छोटे इलाके, गाँव के इलाके हैं, वहाँ के लोग नहीं लगवाते। ज़्यादातर मिसकंसेप्शन वहाँ ही ज़्यादा है ना कि भाई यहाँ इनफर्टिलिटी हो जाएगी या कोई और प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। असल में होता भी ज़्यादा वहाँ पर कंटेमिनेशन होता है। कंटेमिनेशन ऐसे होता है कि अगर कोई भी आदमी जो वायरस से इफेक्टेड है, सपोज उसने वायरस का उसके अंदर आ गया, अब वो बच्चा है, बड़ा है। अब गांवों में क्या होता है कि वहाँ पे प्रॉपर बाथरूम नहीं होते, वहाँ पे खेतों में जाके लोग डेफिकेशन वगैरह करते हैं और या यूरिन पास करते हैं, जो भी करते हैं। तो वहाँ पर जब वो खेत में गए, खेत में जाके उसने डेफिकेशन की, उसका स्टूल फीसिस जो है, क्योंकि ये फीको ओरल जो पाथवे है, यानी हमारे फीसिस के थ्रू जो स्टूल है उसके थ्रू, यूरिन के थ्रू जो है ये वायरस जो है अब आपके उस खेत में चला गया। अब उस हिस्से में खेत के जब पानी गया तो जितनी भी वहाँ पर फसल थी, जो भी चीज़ें थी, जहाँ वहाँ पे प्याज लगे, आलू लगे, शलजम लगे, जो भी चीज़ें लगी, वो सारा वायरस उनमें कंटेमिनेट मतलब उस तक पहुँच गया। अब क्या होता है, जब ये वायरस, ये फ्रूट, ये वेजिटेबल्स जब हमारी मार्केट में आती हैं और हम बगैर धोए, जाहिर सी बात है अक्सर ऐसा होता है कि हम कहीं बाजार में जा रहे हैं, जूस पी रहे हैं, चाट खा रहे हैं, उन्होंने प्रॉपर नहीं धोया, या हमने भी घर में आया तो ऐसे ही उठा के खा लिया, दुकान से उठाया, गाजर खा ली, मूली खा ली, अक्सर लोग ऐसा करते हैं। तो ये वायरस उस फ्रूट में, उस सब्जी में पहुंच जाता है इस तरह से। तो जब हम ये चीज़ें बगैर धोए खा लेते हैं, कंटेमिनेटेड चीज़ें, तो वायरस आपकी बॉडी में दाखिल हो जाता है। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा, फिर कोई ऐसा कंटेमिनेटेड वाटर, कोई ऐसा आदमी है जिसका वायरस से इफेक्ट हुआ है, हमने उसका झूठा पानी पी लिया या उसने वो पानी झूठा छोड़ दिया, उसमें उसने टच कर लिया, या जैसे मैंने आपको बताया फीसिस से और छींक दिया उसके अंदर तो उसका वायरस उस पानी में चला गया। ये सारी चीज़ें जो हैं और हमने वही चीज़ इस्तेमाल कर ली, ये सारे तरीके होते हैं जिससे ये वायरस फैलता है। अच्छा, जिस शख्स से ये वायरस दूसरे शख्स तक जा रहा है तो लाजमी है कि उस शख्स में भी, उस फर्द में भी ये अपना नुकसान पहुंचा चुका हो, या वो बिल्कुल एक नॉर्मल एक सेहतमंद इंसान की तरह भी हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। जिसके अंदर वायरस गया, देखिए वायरस गया, अच्छा इसकी दो चीज़ें हैं। वायरस एक तो, या अगर मैंने जैसे आपको बताया कंटेमिनेटेड हो गया, एक आदमी का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है उसका। अच्छा, ये वायरस जब आपके कहाँ से जाता है, नाक से या मुंह से, ओरोफेरेंस या नेजोफेरेंस है ना, नाक से या मुंह से आपने गया तो आपने खाना खा लिया तो ये उसके बाद आपके इंटेस्टीन में जाएगा। इंटेस्टीन हमारी आंत जो है, जहाँ
यहाँ, उसमें लिम्फ नोड्स होती हैं। लिम्फ नोड्स वो होती हैं हमारा पुलिस सिस्टम, वहाँ जाती है। तो जैसे ही ये वायरस हमारे पेट में जाता है तो वो स्टिमुलेट होकर वो उसके खिलाफ लड़ती हैं, उसको मारने की कोशिश करती हैं। जिसका स्ट्रॉन्ग होता है वो वहीं पे वायरस मर जाता है। लेकिन जब नहीं होता तो फिर ये उसके बिल्कुल साथ ब्लड की आर्टरीज होती हैं, ये ब्लड में चला जाता है, पेट से ये ब्लड में चला जाता है। फिर ब्लड में जो है वो आपके टी लिम्फोसाइट्स और ये सारे एंटीबॉडीज़ बनते हैं। अब यहाँ पे ये प्राइमरी इन्फेक्शन होता है। अगर यहाँ ख़त्म हो गया तो भी ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर ये यहाँ भी नहीं ख़त्म हुआ तो फिर ये आपके स्प्लीन जो है, हमारे मैदे के ऊपर एक छोटा सा हिस्सा होता है जहाँ एंटीबॉडीज़ बनती भी हैं, ख़त्म भी होती हैं, ये वहाँ स्प्लीन तक पहुँच जाता है और इसके बाद ये सेकेंडरी इन्फेक्शन कहलाता है। फिर जो है ये हमारे यानी कि ये इतने स्टेजेस से गुजरने के बाद फिर ये हमारे नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड पे इफेक्ट करता है और फिर हमें पैरालिसिस करता है। अगर किसी बच्चे को मतलब ये पोलियो हो जाता है जी, तो अब असल इम्तिहान तो अब शुरू होता है उस जिंदगी के लिए भी और उस पूरे ख़ानदान के लिए भी जिनके घर में एक पोलियो से मुतासिर जो है वो बच्चा है। तो ऐसी सूरत हाल में किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है और कितनी मुश्किल हम अपने मतलब अपने उस बच्चे की ज़िंदगी बना देते हैं पोलियो का कतरा ना पिलाने से, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो यही है कि इसका तो इम्तहान अपनी फैमिली से ही शुरू हो जाता है। अच्छा। क्योंकि जब आप एक पर्सन जो है पोलियो से मुतासिर हो गया और दूसरे लोग भी उससे यही कहते हैं इनके घर में कोई माजूर है, तो आपकी फैमिली भी दूसरों से कट ऑफ होती है। फिर अगर वही बच्चा मेंटली तो नॉर्मल है, फिज़िकली अगर उसे प्रॉब्लम है, वो स्कूल जाएगा तो स्कूल में उसे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। मोस्टली ऐसा होता है कि पोलियो में या तो एक टांग मुतासिर होगी, अगर दोनों टांगें मुतासिर है तो वो ज़ाहिर है कोई व्हील चेयर यूज़र होगा। तो उसके बाद हम थोड़ा सा अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक बंदा जो चल नहीं सकता, जब वो बच्चा स्कूल जाएगा तो उसके लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगे। वो दूसरे बच्चों, सबसे पहले तो उसे नफ्सियाती कितना असरात उस पर होंगे कि वो भी ये सोचेगा कि मैं तो दूसरे बच्चों की तरह एक नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। फिर हम सोसाइटी में देखते हैं तो उसमें भी इसी तरह से, आप छोटी सी बात इसको भी देख लेते हैं कि हम तो मतलब अलग अलग नामों से पुकारना शुरू कर देते हैं हम। तो सोसाइटी में रहते हैं जहाँ जिसका रंग थोड़ा सा डार्क हो उसको मतलब रंगत की वजह से बुलाना शुरू करते हैं। किसी का कद छोटा हो, लंबा हो, कोई सेहतमंद हो, कोई दुबला पतला हो, हम इस तरह उन्हें फैमिली को ये बहुत फेस करना पड़ता है। मैं समझती हूँ कि जब मैं छोटी थी ना तो मेरी अम्मी जो है ना, अगर कभी कोई कह देता था ना कि इनकी बच्ची की ये प्रॉब्लम है या इसकी टांग ठीक नहीं है तो बहुत रोती थी ना। मतलब उन्हें ये अच्छा नहीं लगता था कि बेचारे अपने बच्चे को कोई इस तरह से बोलेगा तो कहाँ अच्छा लगेगा। तो ये बड़ा तकलीफ़देह अमल होता है। तो यही वजह है कि मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स को जिस तरह से भी हो सके अपने बच्चों के लिए अपने बच्चों से प्यार करें। और ये पोलियो जो वैक्सीनेशन है ना, ये लाइफ है हमारे बच्चों की, तो इसके लिए ज़रूर है कि हम लोगों को स्टार्ट करें कि हमारे बच्चों को पोलियो जो ड्रॉप्स पिलाते हैं वो हमारे लिए मसीहा बन के आते हैं कि हमारे बच्चों की ये लाइफ जो है सेफ़ होगी। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये देखा कि हर जगह पे, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे स्टडी के दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। जब मैंने अपनी फ़ील्ड को चूज़ किया तो मुझे इसके ट्रेनिंग्स के लिए जाना है, कहीं ट्रैवल करना है, हर जगह पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। एक बहरहाल नामुकम्मल तो इंसान होता है ना। मैं बेशक कभी अडप्टेशन मतलब बैसाखी के साथ अपने ब्रेस के साथ चलती हूँ और मैं अपने आप को इतना मजबूत मैंने बनाया कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं लगती। हाँ नहीं, आपने मैंने खुद आपको जब भी देखा है आपने कभी इस चीज़ को रुकावट नहीं बनने दिया, बल्कि आप तो दर्जनों बच्चे ऐसे हैं जो आज भी आपके पास आपके इदारे में मतलब अपनी इन मुश्किलात को हल करने के लिए आ रहे हैं। आप उनके लिए बड़े मशअल राह भी हैं। एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आते हैं तो मजीद बातचीत का सिलसिला अपने मेहमानों से हम जारी रखेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफे में। न्यूज़ कैफे में आज बात हो रही है पोलियो के वायरस के हवाले से और इसकी वजूहात के हवाले से बात हो रही है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शबाना नाज साहिबा और सलमा बहादुर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, जो पोलियो के कतरे हैं उनको पिलाने के बारे में अगर बात की जाए तो हमें एक अरसे से मुश्किलात का सामना है। बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं, मतलब बहुत सारे, इस सेंस में मैं कहूँगा
आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, इससे भी कम है। मगर फिर भी जब मजबूरी तौर पे 100 के करीब भी केसेस आते हैं तो वो बड़ी तकलीफ होती है। वो अच्छे खासे नंबर्स होते हैं। जब दुनिया भर में ये नंबर 0 हो चुके हैं तो सिर्फ पाकिस्तान में या किसी एक आध इसी तरह के किसी एक और मुल्क में जहाँ, जी हाँ, नाइजीरिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नाइजीरिया में मेरा ख्याल है फिर केसेस तकरीबन खत्म हो गए, सिर्फ अफगानिस्तान में रह गए और पाकिस्तान में रह गए। तो कोविड के इस पीरियड में ये चैलेंज और ज़्यादा बढ़ गया है। अब एक तो पहले रीज़न थी कि शायद इनका बच्चों का तौलीदी निज़ाम बड़े होंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, बच्चे नहीं पैदा कर सकेंगे, हमारी आबादी रुक जाएगी, नस्ल आगे रुक जाएगी, इस तरह की वो फजूल बातें थी। और अभी कोरोना वायरस के मतलब उसका भी एक डर है कि हम किस तरह बच्चे को जो है वो ड्रॉप पिलाएगा आके, और इन दिनों में तो हम बिल्कुल भी नहीं पिला रहे। और फिर बार बार जो है ये पोलियो के कतरे पिलाए भी जाते हैं। उनके जहनों में ये भी है कि अभी 3 महीने पहले तो पिलाए थे, 6 महीने पहले पिलाए थे, या 2 साल पहले पिलाए, एक दफा पिला तो दिए हमने, बार बार क्यों पिलाए? तो ये बहुत सारे सवाल मैंने आपसे कर लिए हैं, जरा इनको आप किस तरह देखती हैं? देखिए, कोई भी वैक्सीन जब हमारी बॉडी में जाती है उसका मकसद ये होता है कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें, यानी अंदर से आपके जिस्म को आप ये समझे इन्फेक्शन के लिए लड़ने के लिए तैयार कर दें। तो वो हम मतलब एक्सटर्नल सोर्स से हम वैक्सीन डाल के उसको तैयार कर रहे होते हैं। वैसे तो जो वैक्सीन है इसकी पोलियो के जो 2 ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं, 2 महीने की एज में होता है फर्स्ट, दूसरा जो है 4 मंथ में होता है, और जब 3rd डोज होता है 6 से 18 महीने में जो है वो उसके ड्रॉप, और उसके बाद जो 4था डोज होता है जो बूस्टर डोज कहलाता है वो आपका 4 से 6 साल की उम्र में देना चाहिए। लेकिन कम से कम जो है बच्चों को 15 दफ़ा अगर आप ड्रॉप्स पिलाते हैं, 12 से 15 दफ़ा, तो आप उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि वो पोलियो के वजह से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो कोई भी जैसे अगर बच्चा है तो अगर उसको बार बार पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि उसके इम्यून सिस्टम को हम वायरस से लड़ने के लिए तैयार कर रहे होते हैं। अगर उसमें कोई कमी रह गई है तो दोबारा कम से कम 15 दफ़ा आपको ये ड्रॉप्स पिलाने चाहिए। तो अगर ज्यादा भी बच्चा पी रहे तो उससे कोई नुकसान तो नहीं होता? नहीं, बिल्कुल कोई फर्क नहीं होता। लेकिन मैं कह रही हूँ कम से कम 15 दफ़ा आप पिलाएं। 15 दफ़ा पिलाने के बाद आपका बच्चा इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वो पोलियो वायरस से लड़ सकेगा। ठीक है, तो वो जो ये जो इम्यून सिस्टम बेहतर हो रहा है, ये सिर्फ पोलियो के खिलाफ ही बेहतर हो रहा था या दूसरे मामलात में भी बच्चे की हेल्प कर रहा होता है ये? जी बिल्कुल, हर लिहाज से कर रहा होता है। इसमें एक जो फैक्टर है वो वैक्सीनेशन है कि आप इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें वैक्सीनेशन से। दूसरा फिर आप कर रहे होते हैं विटामिन डी उसका बूस्ट करते हैं। 3rd आप उसका न्यूट्रिशन करते हैं। 4th मैंने आपको जैसे बताया कि मदर का बच्चा दूध पीता है तो उससे भी उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। तो कई चीज़ें होती हैं जिससे इम्यून सिस्टम को हम स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं, उसमें से मेन जो है वो वैक्सीनेशन है। क्योंकि पोलियो जो है वो क्योर्ड नहीं है, लेकिन इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ वैक्सीनेशन, ब्रेस्ट फीड और ये जो आपकी है अपने आप को पर्सनल हाइजीन। बिल्कुल ठीक हो गया। एक कॉलर हमारे साथ है, आइए इनसे बात करते हैं, देखते कौन है और कहां से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अफशान करीम बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर अफशान साहिबा, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। क्या कहना चाहेंगी आज के इस मौजू के हवाले से? जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे पोलियो का काफी पाकिस्तान में काम भी हो रहा है और माशाल्लाह आपके साथ जो गेस्ट बैठे हैं वो अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं और उससे काफी, फिर भी हमारे लोगों को समझ क्यों नहीं आती? वो पोलियो को लेके इतनी ज्यादा बात मतलब चीजों को समझ नहीं पाते, उसको उलझा दिया है। और जहाँ तक वैक्सीनेशन का ताल्लुक है वो इतना इम्पोर्टेंट है, फिर भी लोग उसको डरते हैं वैक्सीनेशन कराते हुए। तो ये क्या, इसके लिए क्या हमें ऐसी क्या चीजें करनी चाहिए पेरेंट्स को कि हम अपने बच्चों को पोलियो से भी सेफ रखें और इस अवेयरनेस का हिस्सा बन सकें, और जो वैक्सीनेशन वगैरह है वो सब हम इजीली बगैर खौफ के अपने बच्चों को दे सकें। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर अफशान जी, आपने कॉल किया। सलमा जी, आप क्या कहना चाहेंगी? इन्होंने जो सवाल किया कि वालिदैन को हम किस तरह अवेयरनेस के हवाले से ना, मैं समझती हूँ कि अगर वालिदैन को अवेयरनेस तो ऑलरेडी मतलब चैनल्स के थ्रू हम काफ़ी अवेयरनेस के प्रोग्राम्स होते रहते हैं, मगर जैसे आपने कहा कि जैसे देहात में है और लोगों के पास अक्सर लोगों के पास टीवी नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है, तो ऐसी जगहों पे भी अगर इन बच्चों के लिए मतलब बच्चे तो हर इंसान के उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने मतलब हम लोग इससे अवेयर हैं। सब चाहते हैं कि अपने बच्चों को वो ज़्यादा से ज़्यादा
सहूलतें दे सकें, उनकी ज़िंदगी आसान कर सकें, बेहतर कर बिल्कुल। मगर मैं कहती हूँ कि जब हमारे अल्लाह ताला ने हमें एक ज़िम्मेदारी दी है ना, औलाद जैसी नेमत दी है, तो उसको सेहतमंद ज़िंदगी देना हमारा अवलीन फ़र्ज़ है ना। तो मेरी पेरेंट्स से यही गुजारिश है कि ये पोलियो वैक्सीन जो है ना, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बचाने के लिए, उन्हें सेहतमंद ज़िंदगी देने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, और इसे अवॉइड नहीं करें, इसे एक्सेप्ट करें और अपने बच्चों को ये पोलियो के ड्रॉप्स पिलाएं, ताकि हम अपने बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचा सकें। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और भी सोच है जिसके बारे में हमें बात करनी है, वो ये कि लोग ये कहते हैं कि देखें जी, हमने तो पोलियो के कतरे नहीं पिए थे, हम तो बिल्कुल सही हैं, पूरा ख़ानदान हमारा बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई भी एक केस ऐसा नहीं है, और हम भी अपने बच्चों को नहीं पिला रहे, ये तो कुदरत की तरफ से होता है। अच्छा, इस माइंडसेट को क्या कहेंगे आप? ये माइंडसेट एक तरह से सही इसलिए है कि वो जिस ज़माने की बात करते हैं उसमें आप देखें कोई प्रोसेस्ड फूड नहीं होते थे, कोई पेस्चराइज्ड फूड नहीं होते थे। अब ये जो हम लोग ले रहे हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं होती थी, वो लोग नेचुरल फूड पे होते थे। उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होता था, वो धूप में थे, चलते थे, एक्सरसाइज करते थे, वॉक करते थे, कितना हैवी वर्क करते थे। और उनकी न्यूट्रिशन में क्या होता था, सब्जियाँ होती थी, फ्रूट्स होते थे, सीजनल फ्रूट्स खाते थे। हम तो फ्रीज्ड खाने खा रहे होते हैं, प्रोसेस। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमारी बॉडी को अंदर से कमजोर कर रही होती है। मुर्गी भी वो खा रहे हैं जो कभी होती ही नहीं थी उस दौर में। जी बिल्कुल। तो उनका माइंडसेट इसीलिए है कि वो लोग वो समझते हैं कि जो चीज़ उन्होंने खाई थी, अब लेकिन वो ये देखें कि अब क्या फैक्टर्स हैं जो इसको हमारे सिस्टम को कमजोर कर रहे हैं। और जहाँ तक ताल्लुक ये कि हम लोग तो कोशिश तो ये कर रहे हैं कि देखें कितनी अवेयरनेस, जहाँ हजारों में नंबर्स थे, सैकड़ों में आए, सैकड़ों से अब सिंगल डिजिट में आ गए। तो आप ये देखें, ये भी हमारी एक कामयाबी है और लोगों की एक समझ है कि लोगों को इतनी अवेयरनेस आ गई है कि आप पहले से। तो अब इसके लिए हम यही कहेंगे कि हम लोग इसी तरह से कोशिश करते रहें, क्योंकि देखिए कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, हमें उसका रिजल्ट भी नजर आ रहा है। तो हमें वही है, घबराना नहीं है, हमें काम करते रहना है। इसके लिए बस एक बात मैं कहूँगी, डरा तो मैं भी बहुत था, फासला देखकर मंजिल सामने आती गई, मेरा हौसला देखकर। बस हमने इसी तरह से काम करना है और इंशाल्लाह ताला हम अचीव करेंगे। बिल्कुल सही बात। अच्छा सलमा जी, ये क्योंकि प्रोग्राम के इस हिस्से का ये इख्तितामी वक्त है, और आपसे मैं पैगाम देना चाहूँगा उन वालिदैन के लिए जिनके घर में कोई ना कोई पोलियो का पेशेंट मौजूद है, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि आप उनको पैगाम, वालिदैन को बताएं कि वो किस तरह, या उनकी रहनुमाई करें कि वो बच्चे के ऊपर नफसियाती असरात ना आ सकें और वो बच्चे की ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो सके। मैं वालिदैन को ये मैसेज दूंगी कि अगर आपके घर में कोई पोलियो केस है, पोलियो का बच्चा है, तो वो नॉर्मल है। आप उसे कभी भी ये ना समझे कि वो माजूर है और वो कुछ नहीं कर सकता। बस हमारी थोड़ी सी तवज्जो उसे एक नॉर्मल लाइफ की तरफ ला सकती है। और इसकी मिसाल मैं सबसे बड़ी हूँ कि मतलब मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं पोलियो से मुतासिर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने नॉर्मली तालीम हासिल की और इसी तरह से ट्रेनिंग ली, और इन बच्चों को हमें आगे लेके चलना है। ये हमारा मुस्तकबिल है और मुस्तकबिल में हमारे ममार हैं, हमारे साथ चलेंगे। बेशक। और माशाल्लाह आप एक स्कूल जो है वो रन कर रही हैं खुसूसी अफराद के लिए। मैं चाहता हूँ जरा उसके बारे में बताएं, कितने साल से और कितने बच्चे जो हैं वहाँ से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं? मैं 27 ईयर्स हो गए मुझे इस फील्ड में कि मैं स्पेशल बच्चों के लिए ही काम कर रही हूँ। और वजह ये थी कि मैं ख़ुद मुतासिर थी, तो मेरा यही था कि मैं स्पेशल लोगों के लिए काम कर सकूँ, ताकि बहुत सारी सलमा जो हैं वो आगे बढ़ के हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा बने और इसी तरह से हमारा अपना किरदार अदा करें। वाह वाह, क्या बात है, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा हिम्मत दे, और बड़ी खुशी होती है आपसे मिलके। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आप तशरीफ़ लाई और आपने बड़ी मुफीद मालूमात जो है हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से नाज़रीन तक पहुँचाई। दोस्तों, एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। वक्फे से वापस आएंगे तो एक और मौजू पे हमें बात करना है। हमारे साथ स्टूडियो में एक और मेहमान भी मौजूद होंगे, कहीं मत जाइए। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। जनाब अख्तर अराइन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप तजियाकार हैं और माहिर तालीम हैं, और आज हम बात कर रहे हैं आपसे लॉकडाउन के हवाले से। सर, लॉकडाउन के जो नुकसानात में आपने वक्फे से पहले जिक्र किया, वो तालीम के शोबे के हवाले से जिक्र किया आपने, इसके फ़वाइद के हवाले से जो जिक्र किया वो ये कहा कि लोगों की बड़ी तादाद वैक्सीन लगवा रही है, और इस वक्त हुकूमत ने भी जो छोटी छोटी सख्तियाँ और पाबंदियाँ जो हैं वो लगा के और लोगों को मजबूर किया है कि वो वैक्सीन की तरफ आएँ। और मेरा ख्याल है कि यही वो वाहिद तरीका भी है कि जिससे हम
कोविड का कुछ थोड़ा बहुत मुकाबला कर सकते हैं या कुछ अपने हालात को मामूल और मतलब पहले की तरह जो है ना वापस लेके आ सकते हैं। सर, तालीम के शोबे के साथ साथ जो है हमने ये देखा है कि दुनिया भर में मुख्तलिफ मॉडल्स को फॉलो किया जा रहा है और बड़े अच्छे अंदाज से इससे निकला जा रहा है। अभी यूके की अगर बात करें तो यूके में उन्होंने तकरीबन सारे लोगों को अपने मेजॉरिटी जो है वो वैक्सीन लगवा चुके हैं और उन्होंने वहाँ पे लॉकडाउन ख़त्म कर दिया। सफरी पाबंदियाँ अभी भी ख़त्म नहीं हुई हैं। सफ़र लोग ऐसे ममालिक में जहाँ पे वायरस आज भी मौजूद है वहाँ पे सफ़र नहीं कर सकते। पाकिस्तान अभी भी वहाँ पे रेड लिस्ट में है और भी बहुत सारे ममालिक। पाकिस्तान को आप एक शहर से दूसरे शहर, एक सूबे से दूसरे सूबे या गैर ममालिक से आने वाले लोगों का पाकिस्तान में और पाकिस्तान से दूसरे ममालिक में जाने के हवाले से जो सफ़र के ज़रिए ये जो चीज़ फैल रही है, इसके बारे में क्या आपकी राय है? बिल्कुल, आपने बड़े कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस किए हैं और बहुत ज़बरदस्त निशानदेही की है। यूके से स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूके ने तो अभी देखें यौम आज़ादी की तरह उन्होंने एक सेलिब्रेट किया है एक तरह से कि जी हमने कोविड से हमारी जान छूट गई और वहाँ तमाम तर चीज़ें, मगर वहाँ पर भी एहतियाती तदाबीर आज भी इख्तियार की जा रही हैं। जैसे कि सफरी मामलात थे यूके के अंदर, वहाँ ट्रैवल करना ऐसे मुमकिन नहीं था। वैक्सीनेशन के बगैर ट्रैवल ही नहीं हो सकता और वो भी एक स्टैंडर्ड है उनका कि जी ये होगा तो फिर ऐसा होगा। तो दूसरी तरफ आपने जो बात की सफरी पाबंदियाँ, बिल्कुल मैंने एक जिक्र अभी थोड़ी देर पहले भी वक्फे से पहले ये किया था कि ये सियासी जो जलसे हैं ये नहीं होने चाहिए थे। इसका आपने एक अच्छा कहा कि अगर उसको स्लो डाउन करके आप ऑनलाइन कुछ चीज़ें एक्टिविटी रखते, वेबिनार पे रखते और 15-20 दिन पोस्टपोन कर देते तो क्या ही बेहतर ना होता। पूरे पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा सोशल इंट्रैक्शन ना होती, शोल्डर टू शोल्डर, बल्कि धिक्के उसमें पुश हो रहे थे लोग, ये इतनी ज़्यादा क्राउड था। और वहाँ पर एक चीज़ मैं जिक्र कर दूं जो आउट ऑफ क्वेश्चन है आपकी, कि वहाँ पर इन्होंने क्यों नहीं वैक्सीनेशन कैंप लगाए। सियासी जलसों में वहाँ वैक्सीनेशन कैंप होने चाहिए थे। अपने कारकुन्स को भी लगाते और जो अवाम है कि पहले वैक्सीनेशन लगाओ। मेरा ख्याल है 30 सेकंड का टाइम लगता है, एक मिनट में एक वैक्सीनेशन हो सकती थी और डेटा लेते और उसमें डालते सिस्टम में और उसको वैक्सीनेशन लगा देते और कहते आप जलसे में चले जाओ। तो बहुत से तरीके कार मौजूद थे मगर नहीं किया। फिर दूसरा तरीका वो सफरी पाबंदियाँ देखें। ईद के दिनों में क्या हुआ कि आप देखें कि बसेस के अंदर यानी कि वो बीच में फोल्डिंग सीट्स भी खुली हुई थी। फिर छतों पे भी बैठ रहे थे लोग, यानी कि खचाखच जो है वो लोग भरे जा रहे थे। आपने वहाँ उस वक्त जहाज में फोल्डिंग सीट होती नहीं, वरना वो भी खोल दे। मैं आपको बताऊं, दाखिल होते वक्त वो 6 फुट का फासला रखते हैं, बैठते हैं थे बंदे थे शोल्डर टू शोल्डर है सर। मैं कहता हूँ 2 फुट का फासला नहीं होता यूँ शोल्डर, ये तकरीबन यानी 1.5 यानी कि 1.5 फुट या 2 फुट का भी नहीं होता सर, इससे भी कम होता है। वो एक जगह होती है जहाँ पे 2 बाजू होते हैं सर। एग्जैक्टली बिल्कुल। इस तरह से जितनी भी सफरी इन डोमेस्टिक फ्लाइट्स थी, ट्रेन थी, ट्रेन के अंदर लोग खचाखच भरे हुए हैं। ठीक है जी, ट्रेन के अंदर आपने देखा कि लोग बैठे हुए हैं और वहाँ पर सीट से ज़्यादा गुंजाइश है। जब ये तमाम तर उस वक़्त आपको पाबंदियाँ लगानी चाहिए थी, आपने नहीं लगाई। उस वक़्त कहते कि ट्रैवलिंग वही कर सकता है कि जो वैक्सीन कराए। अब हालात ये है कि हमारे वैक्सीनेशन सेंटर जैसे एक्सपो या दूसरे, वहाँ पर 2-2, 3-3 घंटे नंबर नहीं आता लोगों का। वहाँ एक अलग क्राउड हो गया है क्योंकि आपने एक अंदिया दे दिया है कि सैलरी नहीं मिलेगी, आप ट्रैवल नहीं कर सकते। आपको ये जो पाबंदियों का जिक्र मैंने शुरू में स्टार्ट में कर दिया। तो अब सबको फिक्रमंदी हो गई, बंद हो जाएगी सर, सब कुछ बंद हो जाएगा जी। मैंने तो अल्लाह मुझे माफ करे कि मैंने तो ऑक्सीजन का नाम भी ले दिया। ऑक्सीजन तो देखिए कोरोना बंद कर रहा है ना। सांस लेने में दिक्कत जो है कोविड की वजह से, हुक्मरानों का उसका कोई कसूर नहीं है। बहुत अच्छे इकदाम हैं, तो ये इकदाम पहले क्यों नहीं किए गए, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आपकी पॉलिसीज के अंदर देखिए, कोरोना एक हकीकत है, वैक्सीनेशन करानी चाहिए, हम सपोर्ट कर रहे हैं। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने पूरे पाकिस्तान में प्राइवेट स्कूल्स दिए हैं, वैक्सीनेशन सेंटर बनाए हमने इतना ताउन किया है। तालीमी इदारे दुनिया भर में मशहूर है कि वहाँ सोशल डिपार्टमेंट होता है, जैसे अमेरिका यूके के अंदर, उनसे बड़ा क्लोज कांटेक्ट होता है। यानी वालिदैन अगर कोई चाइल्ड अब्यूज़ घर के अंदर होता है तो स्कूल जो होता है वो फ्रंट सीट पे होता है। वो अगर एक टीचर कंप्लेन कर देती है कि जी बच्चे की सेहत का, उसके खाने का, खुराक का या किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता, तो टीचर की कॉल पे सोशल डिपार्टमेंट जो होता है वो आके उनके माँ बाप से क्वेश्चन पूछता है कि क्यों। जब आपने इसमें तरबियती प्रोग्राम में, वर्कशॉप्स में, तालीमी इदारों को आपने मक्खी की तरह निकाल के बाहर रख दिया,
आपने एनसीओसी के अंदर आपने कोई सीट नहीं दी बैठने के लिए कि जी कोई एजुकेशनिस्ट भी बैठे, वो भी अपनी राय दें, स्टेक होल्डर को बिठाया क्यों नहीं? ठीक है, आपने 2 स्टेक होल्डर को 3 को बिठा लिया जी, फेडरेशन या किसी बड़े उसको बिठा लिया इंडस्ट्रीज़ के, मगर आपने एजुकेशनिस्ट को नहीं बिठाया। आपने और देखें, आप रेस्टोरेंट्स बंद हैं, छोटे ताजर हैं वो परेशान हैं, इतना कुछ है, आपने कोई मशावरत नहीं की विदाउट एनी। मतलब आप देखिए सिंध की टास्क फोर्स है, उसके अंदर कोई सीट नहीं है कि कोई एजुकेशनिस्ट बैठ जाए, कोई ताजर बरादरी का ठीक है बंदा बैठ जाए या कोई भी बैठ जाए, आप अपनी मर्ज़ी करते हैं। आपने क्या किया, एक दिन पहले कमिश्नर साहब के ऑफिस में कुछ लोगों को बुलाया, वहाँ से सिर्फ पॉइंट नोट करते रहे 2 साहब, और वो जाके उन्होंने कहा कि हम आप टास्क फोर्स को देंगे और इस पर इंशाल्लाह अमल दरामद होगा आपके बड़े। मगर क्या हुआ, जब आपने फ्राइडे के दिन एनसीओ से जो टास्क फोर्स थी सिंध की, उससे जब वो अनाउंसमेंट की तो उसके अंदर वो मशावरत कहीं भी झलक नहीं रही थी। मगर वो स्टीयरिंग कमेटी का इजलास और ये अपना वज़ीर तालीम के साथ मुलाकातें, ये इन सब की तो खबरें सुनते रहते हैं हम। सर सुनते तो रहते हैं, उसमें मशावरत की जाती है, मगर बात यह है कि अगर कोई प्राइवेट सेक्टर के लोग कोई एडवाइस दे भी देते हैं उस पर अमल नहीं होता। साइन वो पहले कर चुके होते हैं, मिनट्स के साथ साइन अटैच कर दिए जाते हैं। अच्छा जी, देखिए जब अटेंडेंस होती है तो साइन हो जाते हैं ना, तो मिनट्स लिखे जाते हैं, उसके साथ वही सिग्नेचर शीट अटैच कर दी जाती है। माइंड ना करे कोई भी गवर्नमेंट का बंदा, ये हर बंदे को पता है, ठीक है ना। हम आपके साथ ताउन करते रहे हैं, अच्छा, ये सिर्फ खानापुरी हो रही होती है, करेंगे ताउन करेंगे, मगर आप स्टेक होल्डर को मशावरत में शामिल करें। स्टीयरिंग कमेटी का सर काम क्या था? पहले स्टीयरिंग कमेटी का काम था, एजुकेशन स्टीयरिंग कमेटी का, सिर्फ तालीमी कैलेंडर तरतीब देना और साल में 1 मीटिंग होती थी। अच्छा ठीक है, उसमें सिर्फ हॉलीडेज कब होंगे, उसमें बोर्ड यूनिवर्सिटीज़ के लोग बैठते थे। और एक ये अब ये पिछले सरदार शाह साहब के और सईद गनी साहब के वक्त में इन्होंने कुछ ज़्यादा इजलास बुलाए स्टीयरिंग कमेटी के, जो एक कठपुतली की तरह ही है मेरे हिसाब से, कि उनके कोई भी तजावीज़ पर अमल नहीं किया जाता। अब जो बात मेन है कि देखें, अब आप जो माइक्रो लेवल पे बिज़नेस अफेक्ट हो गया, जब ज़रा मार्च नहीं है, जब लोग कमाने से वो हो गए कि वो कैसे 2 रोटी 1 रोटी खा पाएंगे। जो 2 रोटी पेट भर के खाता था वो उसकी अपनी इनकम से, जब उसकी इनकम कम हो गई तो वो 1 रोटी भी नहीं खा पा रहा, 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा, यानी वो अपने नई शॉपिंग नहीं कर पा रहा। गरीब आम आदमी जो है वो कि अपने बच्चों को कुछ पहना दे, खिला दे, वो अपनी सेहत के लिए परेशान है। तो फंडामेंटल राइट है तालीम, उसके लिए आर्टिकल 25A के तहत आपकी जिम्मेदारी थी कि आप 25% भी कम से कम तरजीह दे देते सेहत के मुकाबले में, आपने उसको 0 करके रख दिया। सही सर, ये अभी हम एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आते हैं तो मैं इस हवाले से बात करना चाहूँगा कि वो हमारे बहन भाई जो लॉकडाउन की वजह से सख्त मतलब माशी मसाइल का सामना कर रहे हैं, है ना, जिनके चूल्हे ठंडे हो जाते हैं अगर एक दिन उनकी दिहाड़ी ना लगे, उन अपने बहन भाइयों के साथ हमें किस तरह जो है वो डील करना है, किस तरह उनको ढूंढना है, हुकूमत को क्या रास्ता अपनाना है, वो लोग जो साहिब हैसियत हैं वो किस तरह उन लोगों तक पहुंच सकते हैं, ज़रा इस बारे में मैं चाहूँगा हम ज़रूर बात करें। एक वक्फा है दोस्तों, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। हम न्यूज़ कैफ़े में मैं हूं फ़हीम अब्बास और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अख्तर अराई साहब। आप एक तजज़ियाकार हैं, माहिर तालीम हैं और सोशल वर्कर भी हैं। वक्फे से पहले हमने मुख्तलिफ़ पहलुओं के हवाले से बात की है, सफरी पाबंदियों के हवाले से और मतलब वायरस की जो शिद्दत है उस हवाले से, वैक्सीन के हवाले से, तालीम कितनी तरजीह है हमारे हुक्मरानों की, इस हवाले से बात की है। मगर खैर लॉकडाउन लग चुका है और लॉकडाउन से जहां हम बहुत ज़्यादा फ़वाइद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो शरह थी पॉजिटिव केसेस की ये अब कम होके ख़त्म होने तक आएगी, अल्लाह करे वो हम उसमें जल्द कामयाब भी हो जाएं, मगर इस लॉकडाउन से जुड़े हुए कुछ मसाइल और भी हैं और वो उन लोगों को हैं जो वाकई गुर्बत की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर सिर्फ कराची शहर की बात की जाए तो यहाँ 2.5 करोड़ में तकरीबन 1 करोड़ के लगभग लोग ऐसे होंगे जो
बड़े मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजारते हैं। एक दिन के लिए शहर बंद होना, उनका काम बंद होना मायने रखता है और उनका चूल्हा ठंडा हो सकता है। हुकूमत को इस हवाले से क्या प्लानिंग करनी चाहिए थी या किस प्लानिंग के साथ इन्होंने लॉकडाउन किया है, ज़रा इस पर रोशनी डालिएगा। सर प्लानिंग बेसिकली नज़र नहीं आती। या आपको याद होगा कि जब फर्स्ट टाइम लॉकडाउन लगा था तो उस वक्त बहुत ज़्यादा कि हम जो रोज़मर्रा की इनकम कमाने वाला एक मज़दूर है, लेबर तबका है, उसके लिए उन्होंने राशन का प्लान किया, बड़े फंड्स उसमें इस्तेमाल किए गए जो किताबों की हद तक थे, और बज़ाहिर जो है वो उसका सिर्फ एक शो हुआ, मगर इसके अलावा फलाही इदारों ने बड़ा काम नहीं, लोगों को पैसे भेजे भी गए थे, वो लोगों ने बैंकों से पैसे निकलवाए भी थे। किसी हद तक देखें, किसी हद तक इसकी जस्टिफिकेशन देखें तब होती है ना कि आपका प्लान क्या है। आपको, हमारी गवर्नमेंट को उस वक्त भी ये पता नहीं था कि हमारी गुर्बत की लकीर से कम कितने लोग मौजूद हैं। yes. और उस वक्त ये भी नहीं था कि हम किस तरह से ये राशन पहुंचाएं, किस तरह से उनको एक कुछ अमाउंट दिया जाए या कुछ भी किया जाए। अब उसमें आपने देखा कि फलाही इदारों ने बहुत ज़्यादा काम किया, उनके पास भी बजट थी, मगर वहाँ पर भी मिसयूज़ हुआ। अवाम ने भी थोड़ा सा मिसयूज़ किया कि जो गरीब लोग होते हैं ना सर, वो पता है इज़्ज़त और सब चीज़ें एक तरफ रख के बैठ जाते हैं, और वो कहते हैं लोगों ने राशन लिया और उनको टेक्निक आ गई कि कैसे हमने राशन देना है, रोड के किनारे बैठे और आप घर भर लिए उन्होंने। आप जैसे, हमारे जैसे या बहुत से ऐसे अच्छे लोगों ने जो सोशल वर्कर थे, इंडिविजुअल लेवल पे बहुत मदद की थी। कि गाड़ियों में भर भर के राशन जो है वो ले जाते थे और जहाँ पर रास्ते में उनको कोई नज़र आता था वो दे देते थे। और कुछ लोग जो है थोड़े से शातिर गरीब तो थे मगर समझदार थे, वो रोड के किनारे भी जाके फिर बैठ जाते थे, फिर लेके फिर किसी को घर भिजवा देते थे। तो कमरे भर लिए उन्होंने और फिर उन्हीं राशन को उन्होंने बेचा। अब जब हर बंदा एक दूसरे का हक मारने के लिए बैठा हो, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, तो यहाँ बड़े प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो बात आई इस बार प्लानिंग की, जब हम इतने बड़े तजर्बे से गुजर चुके, कोई हमें ऐसा मैकेनिज़्म गवर्नमेंट नहीं बना पाई कि उस तरीके कार से हम हर गरीब के और हर उस औसत तबके के बंदे को कुछ न कुछ दें जो घर के दरवाजे तक पहुँचाएँ, जिससे वेरिफिकेशन भी हो जाए। ठीक है, अब जो ले जाते हैं वो तो ले जाते हैं। अब हमारे पास कोई ऐसा फंड नहीं इस दफ़ा रखा गया, हमारी हुकूमतें कोई ऐसी प्लानिंग नहीं की गई। यानी कि थोड़ी देर पहले बाकी बहुत सी एरर्स की बात की गई, ये 2 महीने पहले कर लेते, 1 महीना पहले कर लेते, इलेक्शंस पोस्टपोन कर देते, एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट, अंदर जो भी डोमेस्टिक ट्रैवलिंग है उसको देख लेते, बहुत सी चीज़ें देख लेते, तो ये डेल्टा वायरस भी इतना ज़्यादा अफेक्टिव नहीं होता, इतनी हम बात नहीं होती। मगर इस वक्त भी पॉलिसीज़ का फुकदान है। हमें कोई ऐसा सॉलिड मॉडल गवर्नमेंट, यानी कि बने बनाए मॉडल होते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ ने भी फॉलो किए थे। डेवलप कंट्रीज़ की तो एग्जांपल बहुत सी हैं, आप यूके की दे लें, कनाडा की दे दें, किसी की जगह दे लें, वहाँ तो उन्होंने बहुत कुछ किया और बहुत ही इंटैक्ट तरीके से किया। मगर यहाँ की हुकूमत को चाहिए था कि किसी ऐसे मॉडल को अडॉप्ट करते, कुछ वहाँ से अच्छी चीज़ें अडॉप्ट कर लेते कि हम किस तरह से ये रसद पहुँचाएँ, ये लोगों के घर तक ये हमारी इमदाद पहुँचाएँ, ताकि हमारी आवाम, हमारा वोटर जो है भूखा ना मरे। और इंडिविजुअल भी हमें चाहिए कि हम अगर किसी को देते हैं, जैसे रिश्तेदारों में हम देखें कि हमारे गरीब रिश्तेदार हैं, नेबरहुड है, हाँ, कोई ना कोई होता है, आपको दूर पता चल जाता है कि यस इनको ज़रूरत है, हाँ। उसको बाकायदा देखें, उसको आइडेंटिफाई करें और उसकी मदद की जाए। कोशिश की जाए कि कमोडिटी डे, उसको राशन दिया जाए या कोई ऐसी चीज़ें दी जाए, उनकी ज़रूरत पूरी की जाए, ताकि ये बुरहान से निकल पाएँ, कम से कम जो है लोग जो है भूखे ना मरें। और सेहत और जो उनका फूड सिक्योरिटी है, जो कि गवर्नमेंट का बेसिकली काम है। सर फूड सिक्योरिटी को अगर पढ़ेंगे ना आप, तो आपको पता चलेगा अनाज से लेके और बहुत सी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। फूड सिक्योरिटी भी फंडामेंटल राइट है गवर्नमेंट। आप सही कह रहे हैं। और हमने देखा कि लास्ट ईयर जब फलाही इदारों ने इस मैदान में कदम रखा, जो सारी रियासत की बेसिकली जिम्मेदारी थी, मगर इन फलाही इदारों ने अपने जब कंधों पे ये बोझ उठाया तो लाखों बल्कि कई लाख घरों में राशन इन फलाही इदारों ने पहुंचाया। हम इनको भी अप्रिशिएट करते हैं और इंडिविजुअली भी लोगों ने बहुत जो मैक्सिमम हो सकता था वो किया है। हमारे लोगों में ये जज्बा जो है मौजूद है और हम इसकी तारीफ़ करते हैं कि ये बड़ी एक अच्छी बात है कि मुश्किल वक्त में सब इकट्ठे हो जाते हैं। ये नहीं देखते कि हमारा किस पार्टी से ताल्लुक़ है, किस ज़बान से ताल्लुक़ है, किस सूबे से ताल्लुक़ है या किस मज़हब से, किस फ़िरके से ताल्लुक़ है। सब हम एक होके एक मकसद को हल करने की कोशिश करते हैं। कनाडा की आपने मिसाल दी। सर कनाडा और यूके या दूसरे इस तरह के ममालिक जो हैं वहाँ मसाइल कम है। वो उनकी 2 बड़ी रीज़न है। एक तो ये कि उनकी जेब भरी हुई है ना। एक बंदा गरीब हो और ऊपर से घर में 4 लोग बीमार हों
तो वो वैसे ही सर पकड़ के बैठ जाता है। एक बंदे की जेब भरी हुई, आपको पता है कि मसला नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल में ले जाए, तो ये उस मुल्क के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे कनाडा वगैरह, और वो अपनी आवाम को इस परेशानी की हालत में कई साल जो है ना अफोर्ड कर सकते हैं। हमारे पास आपको पता है कि हम कर्जे ले लेके अपने सारे मामला जो हैं वो चला रहे हैं। दूसरा, इतनी पॉपुलेशन है, उनकी मैक्सिमम पॉपुलेशन भी है, तो मतलब किसी 6 करोड़ होगी, कहीं जनाब कोई 2 करोड़ होगी, 4 करोड़ होगी। हमारे यहाँ तो पॉपुलेशन